पश्चिम बंगाल में 4 महीने के बाद चुनाव है और चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में ही तनाव है। तनाव है आसनसोल में, तनाव है बर्धमान में, तनाव है दिनाजपुर में, तनाव है 24 परगना में। और इस तनाव के केंद्र में हैं 3 चेहरे जो ठीक मेरे पीछे आपको नजर आ रहे हैं। और ये कुरुक्षेत्र का कर्मयुद्ध है, लेकिन बंगाल में धर्मयुद्ध भी है। तनाव के बीच में असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर यह कहा जाने लगा कि ममता बनर्जी के एम फैक्टर पर सीधा वार और करारा प्रहार करने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। नमस्ते, मैं राशिद। डिबेट की करूं शुरुआत, उससे पहले कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो पूरी खबर आपको समझाएंगी। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा अभी भी जारी है। आसनसोल से लेकर के बर्धमान तक ये हिंसा चल रही है, लेकिन कुरुक्षेत्र के इस कर्मयुद्ध में धर्म भी है। धर्म जहां पर प्रतीकों की लड़ाई है, धर्म जहां पर असदुद्दीन ओवैसी दरगाह फुरफुरा शरीफ पहुंचे, वहां के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद सियासत ने एक नया रंग, अंग्रेजी में अगर हम कहें कि नए पॉलिटिकल टैंजेंट की तरफ पश्चिम बंगाल जाता हुआ नजर आया। और जैसे ही फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के साथ में असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की, ममता बनर्जी और टीएमसी को यह नागवार गुजरा। टीएमसी वाले ये कहने लगे कि किसी बाहरी को एक्सेप्ट नहीं करता है पश्चिम बंगाल का मुसलमान। लेकिन ओवैसी का प्लान फुरफुरा क्या है? ममता बनर्जी को क्यों लगा है बुरा? पश्चिम बंगाल की लड़ाई मुस्लिम वोट पर आखिरकार क्यों है आई, ये भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। सियासी हिंसा के बीच 4 महीने के बाद चुनाव है और उससे पहले का जो कैनवास खींचा गया है, उसमें जितनी भी तस्वीरें उकेरी गई हैं, वो तस्वीरें कितनी गहरी हैं, तस्वीरों की तासीर क्या है, आपको ये भी बताना बहुत जरूरी है। 2016 के विधानसभा चुनाव से लेकर के 2019 के लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी लकीर खींची, जहां पर 3 सीटें विधानसभा चुनाव में 2016 में जीती, 18 सीटें जब पश्चिम बंगाल के महासमर में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती। तभी से ममता बनर्जी को यह लगने लगा कि जमीन तो खिसकने लगी है, लेकिन लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी उतर आए हैं और असदुद्दीन ओवैसी जैसे ही फुरफुरा शरीफ पहुंचे तो यह कहा जाने लगा कि मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। पहली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में असदुद्दीन ओवैसी की धुआंधार एंट्री। ओवैसी के पाले में ममता के करीबी धर्मगुरु चले गए हैं। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा से मिले असदुद्दीन ओवैसी। पिछले चुनाव में ममता के साथ थे पीरजादा अब्बास। बंगाल के 30% वोटों पर एआईएमआईएम की नजर है। आपके साथ खड़ी है। वो जो काम कर रहे हैं वो एक हिस्टोरिकल काम कर रहे हैं, बल्कि फुरफुरे शरीफ की अगर आप तारीख देखेंगे तो उन्होंने अपने बुजुर्गों की जिंदगी जो उनके लिए हमारे लिए एक मशाले राह है, उस राह पर अब्बास सिद्दीकी साहब चल रहे हैं। हम उनके काम में उनका साथ देंगे। बंगाल में एमआईएम पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ काम करेगी, उनके पीछे रह काम करेंगे। और अब्बास सिद्दीकी साहब जो भी फैसला करेंगे, हम उस फैसले का उनका साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। जहां जहां मीम का संगठन है, हम सब लोग अब्बास सिद्दीकी साहब फुरफुरा शरीफ के साथ काम करेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी ने अब्बास सिद्दीकी के साथ में मुलाकात की है। अब ये अब्बास सिद्दीकी क्या हैं? सबसे पहले तो आप ये जानें। आपको इन्फोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलते हैं। हुगली जिले के जंगीपारा में फुरफुरा शरीफ दरगाह है। दक्षिण बंगाल में हुगली जिला है, मुस्लिम आबादी यहां पर ज्यादा है। और दक्षिण बंगाल में ही ममता को सबसे ज्यादा सीटें 2016 में मिली थी। अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ दरगाह के प्रमुख हैं, पीरजादा कहा जाता है इन्हें। अब्बास सिद्दीकी की मुस्लिम समाज में बहुत अच्छी पकड़ है, ये भी बात कही जाती है। सिद्दीकी खुद को ओवैसी का बहुत बड़ा फैन बताते हैं। 90 मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं, वहां पर अब्बास सिद्दीकी का बहुत प्रभाव है। 90 ही नहीं बल्कि 90 से लेकर के 100-110 सीटें कही जाती हैं, जहां पर फुरफुरा शरीफ का बहुत ज्यादा प्रभाव कहा जाता है। अब ये आप जानेंगे कि फुरफुरा शरीफ की अहमियत क्या है। अगला आपको इन्फोग्राफिक ये बताएगा। आप देखें, फुरफुरा शरीफ पश्चिम बंगाल की एक मशहूर दरगाह है। फुरफुरा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के जंगीपाड़ा ब्लॉक में है। 1375 में मुकलिश खान ने एक मस्जिद की तामीर कराई थी। बंगाली मुस्लिमों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है फुरफुरा शरीफ। उर्स और पीर मेले के दौरान भारी तादाद में अकीदतमंद यहां पहुंचते हैं। अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ दरगाह के प्रमुख हैं। जो तस्वीर यहां पर आपको एक्सट्रीम मेरे लेफ्ट में नजर आ रही हैं, ये हैं अब्बास सिद्दीकी। एक जमाने में ममता बनर्जी के बहुत करीबी कहे जाते थे, लेकिन बंगाल में मुस्लिम वोटर कहां कहां पर कितने हैं, ये भी आप समझें, तभी आप समझ पाएंगे कि मुस्लिम वोट बैंक का खेल क्या है। मुर्शिदाबाद 66% मुस्लिम वोटर, मालदा में 51%,
दक्षिण दिनाजपुर में 49%, कूच बिहार में 25%, बीरभूम में 37%, तो हावड़ा में 26% और नदिया में 26% मुस्लिम वोट बैंक है। लेकिन बंगाल के चुनाव में ये एम फैक्टर कितना प्रभावी रहता है, अब आप ये जानें। बंगाल में कुल विधानसभा सीटें हैं 294, जिन पर नजर है बीजेपी की, एआईएमआईएम की, टीएमसी की, लेफ्ट की, कांग्रेस की। 110 सीटों पर मुस्लिम वोटर बहुत निर्णायक भूमिका में हैं। 16 जिले ऐसे हैं जहां 10% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स की आबादी है। 46 सीट पर 50% मुस्लिम वोटर हार और जीत तय करते हैं। 16 सीट ऐसी हैं जहां पर 40 से 50% मुस्लिम वोटर्स हैं। 33 सीटें ऐसी हैं पश्चिम बंगाल में जहां 30 से 40% मुस्लिम वोटर्स हैं और 50 सीट ऐसी हैं जहां पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। और एआईएमआईएम ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाई है। लेकिन आखिरकार प्लान फुरफुरा से किसका फायदा, किसका नुकसान? फुरफुरा अगर गए हैं तो क्यों ये लगने लगा है टीएमसी को कि उसकी जमीन खिसक रही है? और क्या त्रिकोणीय लड़ाई में इस वक्त पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फंस गई हैं? डिबेट को ओपन कर देते हैं और ये देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की लड़ाई क्यों ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स पर आ गई है। इंट्रोड्यूस कर देता हूं जितने भी गेस्ट मेरे साथ अगले 1 घंटे जुड़े रहेंगे। प्रियंका टिब्रेवाल प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, बादल देवनाथ टीएमसी सपोर्टर हैं, सुनील चोपड़ा नेता सीपीआई, एसके दत्ता बंगाल मामलों के जानकार, प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक। बादल देवनाथ जी, पहला सवाल आपसे। कहा यह जा रहा है कि 90 से 100 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभुत्व है और प्रभाव कहा जाता है। फुरफुरा शरीफ की दरगाह पर असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गए। एक जमाने में नंदीग्राम सिंगूर आंदोलन के जनक में अगर जमीन में कोई शामिल रहा है, फुरफुरा शरीफ के दरगाह से जुड़े लोग शामिल रहे हैं। और अगर ये ममता बनर्जी से खिसक करके ओवैसी के साथ में चले जाएंगे तो क्या लगता नहीं जमीन हिल गई है टीएमसी की? सर, पहले तो आपका गुड मॉर्निंग, सबको मैं मानता हूँ। और आपका जो सवाल है क्या ये ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी मेरा छोटा भाई है और मैं उनका मस्जिद में भी गया, वहां पर मस्जिद में वो मुझे भी भात खिलाया मस्जिद में। और अब्बास सिद्दीकी के साथ 2 दिन से मेरा रिलेशन है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हाँ। तीसरा बात है ओवैसी है, ओवैसी का मैं आगे पहले भी बताया, ओवैसी वो हिंदू मुस्लिम है और हाँ। बंगाल में अब्बास सिद्दीकी वो बंगाली मुस्लिम है। और ये शिया और सुन्नी का बात है। वैसे वो इंडिया लीडर है, वो मस्जिद में गया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बंगाल में जितना बंगाली मुस्लिम है वो लोग जानते हैं, वो हिंदीभाषी मुस्लिम, उसका प्रॉब्लम वो वोट देने से यहाँ पर फायदा किसका होगा। और यहाँ का बंगाल का मुस्लिम है वो लोग। बादल देवनाथ जी, इतना बांटते क्यों हैं आप? इतना बांटते क्यों हैं? मैंने तो सिर्फ एक पीरजादा की बात की, मैंने अब्बास सिद्दीकी की बात की, मैंने असदुद्दीन ओवैसी की बात की, लेकिन आप पश्चिम बंगाल में बंगाली मुस्लिम, गैर बंगाली मुस्लिम की बात कर गए, आप शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम की बात कर गए, आप बरेलवी और देवबंदी की तरफ भी इशारा कर गए। ये क्या है? कितना बांटेंगे अभी 4 महीने में और कितना बंटवारा होगा? हो गया ना, आपका सवाल तो हो गया। पहले तो सुन लीजिए सर, मैंने तो आपको गुड मॉर्निंग कहा, आहिस्ता धीरे धीरे कहिए ना। पाकिस्तान नहीं सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग फ्यूचर। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यही पूछूंगा, ये बंटवारा क्यों? प्लीज अलाउ मी ओनली 30 सेकेंड। पाकिस्तान में क्या होता है, देखिए आज इसका मस्जिद में बम विस्फोट होता है, दूसरा वो शिया का मस्जिद में बम विस्फोट बांग्लादेश में होता है, ऐसा होता है। ये इसका वो जो है ऐसा वो होता है। लेकिन मैं इस समय मैं नहीं जानना चाहता हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आपका अनुरोध पढ़ने का बात नहीं कर रहा हूँ। अब्बास सिद्दीकी के पास वो गया है, अब्बास सिद्दीकी हम लोग के साथ है और अब्बास सिद्दीकी के साथ जितना धर्मीय गुरु है बंगाल में, वो काल भी रात 11-12 बजे का मेरा साथ बात हुआ है। और वो लोग ममता बनर्जी को ममता बनर्जी पर हैट्रिक कर रहे हैं, ये आप जान लीजिए। देश तो मैं आप ये कह रहे हैं कि अब्बास सिद्दीकी आपके छोटे भाई हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि अब्बास सिद्दीकी, आपका इशारा यह है कि अभी भी ममता बनर्जी के साथ में हैं। आपका इशारा यह है कि जैसे सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के वक्त में अब्बास सिद्दीकी और फुरफुरा शरीफ ने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया था, वो सपोर्ट अभी भी है। लेकिन अब्बास सिद्दीकी ने पिछले दिनों ये कहा है, न जाने एक नहीं बल्कि कई बार, कि पश्चिम बंगाल में के मुसलमानों की बेहतरी आप लोगों की सरकार से हो नहीं पाई। प्रियंका टिब्रेवाल को लेकर के आते हैं इन सभी खबरों के बीच में। प्रियंका जी, ओवैसी के बारे में सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, यूपी से लेकर के बिहार तक, हैदराबाद से लेकर के कर्नाटक तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक ही बात कही जाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। क्या बीजेपी की ये बी टीम है?
और ये वाकई में प्लांट किया जा रहा है कि मुस्लिम वोटर के ध्रुवीकरण को पूरी तरह अपनी तरफ मोड़ लीजिए, ताकि मुस्लिम वोटर जो एक जमाने में कांग्रेस के साथ में थे, बाद में लेफ्ट के साथ में गए, फिर ममता बनर्जी के साथ में आए, तो ममता बनर्जी की जमीन को खिसकाना है और असदुद्दीन ओवैसी को बढ़ाना है। देखिए, हम किसी के बोलने पर उनका मुंह बंद करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करते। हम डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और उसी में बिलीव करते हैं। मगर आज की डिबेट शुरू करने से पहले मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि करता था तो क्यों किया और अब करे क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। तो अभी बादल साहब कह रहे थे दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, उनके घर जाते हैं। भाई आप दाल खाइए, चावल खाइए, जिसके घर जाना है जाइए, लेकिन ये जो विभाजन की राजनीति आप हमेशा करते आए हैं, पहले हिंदू मुसलमान का विभाजन करने की कोशिश की, फिर आपने मुसलमानों को ज्यादा प्रायोरिटीज देने की कोशिश की, हिंदुओं को नीचे गिराने की कोशिश की। जब इसमें भी असफल रहे, तब अभी आपने क्या किया? अभी आपने कहा हिंदी भाषी और बांग्ला भाषी ये करने की कोशिश की, उसमें भी असफल रहे। तो अब ये देखिए कि ये मुसलमानों का भी विभाजन कर रहे हैं, सिया सुन्नी दिखा रहे हैं, कह रहे वो हिंदू मुसलमान है, वो बंगाली मुसलमान है। अरे शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, दुनिया देख रही है, शर्म कीजिए। अरे इतना डर क्यों है? ये डेमोक्रेसी है। जब हम नहीं डर रहे, आपकी जो विभाजन की राजनीति है उसको हमने बर्दाश्त किया, हमें तकलीफ नहीं है। कोई ओवैसी लड़े या फुरफुरा शरीफ लड़े, लड़ने दीजिए, डेमोक्रेसी है, सब लड़ सकते हैं। आपको डर क्यों है? ये कैसी राजनीति की आपने? अगर लोगों के लिए काम किया होता तो डर नहीं होता। 10 साल मिले थे आपको, हमें तो 10 साल नहीं मिले, फिर भी हमें डर नहीं। आपको डर क्यों है? ठीक है, 70% पे विश्वास नहीं, 30% को लेके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो देना चाहता हूँ। हाँ, जल्दी रिपोर्ट करें, मुझे एसके दत्ता के पास भी जाना है, जल्दी, बहुत जल्दी। बादल देवनाथ जी। प्रियंका जी, पहले तो मैं आपका सीनियर हूँ, सनम जब कहिएगा तो समझ के कहिएगा, किसी को चोट मार, दिल में चोट ना मर जाए, और डिबेट कीजिए, सब अच्छा लगता है। मैं अपमान बता, असम्मान नहीं, मैं नहीं करता हूँ। डेवलपमेंट का बात कहा है, मैं 2 पॉइंट बताऊंगा। डेवलपमेंट बात है, यह भाजपा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ममता बनर्जी को 20 से 25 प्रोजेक्ट के ऊपर सर्टिफिकेट दिया। ममता बनर्जी सरकार को पूरे देश के अंदर आपका काम है। प्रियंका जी बादल जी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, होल्ड, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, शाब्दिक उग्रवाद में नहीं जाएंगे हम। शांति, शांति। पश्चिम बंगाल मांगे शांति, डिबेट मांगे शांति, शांति, शांति। बाकियों के लिए भी मुझे डिबेट ओपन करना है, डिबेट का एक डेकोरम होता है। नो, नहीं, बादल जी, बादल देवनाथ जी, सविनय निवेदन हाथ जोड़ करके, बाकियों के लिए भी मुझे डिबेट को ओपन करने दें। एसके दत्ता, असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में खेल बिगाड़ा तेजस्वी यादव का, ओवैसी यूपी में खेल बिगाड़ना चाहते हैं, बाकी जितनी भी वो ताकतें हैं अपने आप को जो सेक्युलर कहती हैं, ओवैसी बाकी महाराष्ट्र में भी कई ऐसे लोगों का खेल बिगाड़ते हैं जिनमें कांग्रेस और एनसीपी का वोट बैंक शामिल होता है। पश्चिम बंगाल में ओवैसी किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसका बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार करता हूं, और आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। खेल तो उनकी बिगड़ती है जिनकी कोई उपलब्धि नहीं है, खेल उनकी बिगड़ती है जो माँ माटी मानुष के नाम पे रक्तपात मचाते हैं। हाँ। खेल उनकी बिगड़ती है जो जिनके नेशनल इंडेक्स में सारे पैरामीटर्स में अव्वल नंबर के जगह पे निगेटिव पैरामीटर्स हैं। कौन से पैरामीटर्स हैं एसके दत्ता? एक बार रोशनी डालें, क्योंकि आपकी बात मैं बादल देवनाथ जी के पास लेकर के जाऊंगा। पैरामीटर्स कौन से हैं? जी, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। नेशनल हेल्थ इंडेक्स के हिसाब से मुस्लिम मोर्टेलिटी रेट वेस्ट बंगाल में 1 ऑफ द लोएस्ट है इंडिया में। फिर नेशनल हेल्थ इंडेक्स के हिसाब से ही आप अगर देखेंगे तो पॉवर्टी लेवल मुसलमानों का बंगाल में 1 ऑफ द हाईएस्ट है बंगाल में। ठीक है। उसके साथ साथ आप अगर नेशनल इंडेक्स के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट रेट के हिसाब से आप अगर देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट मुस्लिम समुदाय में बंगाल में 1 ऑफ द हाईएस्ट है। फिर इसके साथ साथ आप अगर पॉवर्टी लेवल देखेंगे नेशनल इंडेक्स के हिसाब से, ऑन दी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो नेशनल इंडेक्स में आता है हर साल, जो जारी होता है, उसके हिसाब से मुस्लिम समुदाय में पॉवर्टी लेवल बंगाल में 1 ऑफ द हाईएस्ट है पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा। ममता दीदी 10 साल का शासन तो आपने किया है और आप मुसलमान करते रहे, पर मुसलमानों के लिए आपने किया क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बांग्ला में एक कहावत है, राखे कृष्णो मारे के, मारे कृष्णो राखे के।
आज जो आपके साथ हो रहा है और आपके संस्था से और आपके पार्टी से जो इस तरह से एक्सोडस हो रहा है और जिस पे आप कहीं ना कहीं पे बपौती समझे थे मुसलमान समुदाय पे, हाँ। वो भी अगर आपके पार्टी से अगर खिसक रहे हैं, हाँ। तो आप खुद ही अपने गिरिबान में झांक के देखिए कि Yes. आखिर ये सारी चीजें किस Correct. वजह से हुआ है और इसकी जवाबदारी बादल देवनाथ जी, केवल आपके ऊपर। बादल देवनाथ जी, डॉक्टर शुभ्र कमल दत्ता को मैं पिछले 15 साल से जानता हूं, 1.5 दशक से इनको जानता हूं मैं, और बिना स्टडी के, बिना ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के अपनी कोई बात करते नहीं है। सीधे तौर पर बताया है, नेशनल इंडेक्स के मामले में पश्चिम बंगाल का जो मुसलमान है भूखा है, पश्चिम बंगाल का जो मुसलमान है बेरोजगार है, पश्चिम बंगाल के मुसलमान के पास में रोटी कपड़ा मकान नहीं है, पश्चिम बंगाल के मुसलमान का मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, पश्चिम बंगाल का मुसलमान जो है राजनीतिक हिंसा की वजह से भी और बाकी वजहों से भी सबसे ज्यादा मारा जा रहा है। तो ऐसे में कैसे बनते हैं आप, कैसे बनेंगे आप मुस्लिमों के झंडा बरदार, ठेकेदार बनेंगे क्या? ये लगता है कि चलो ठीक है, मां माटी मानुष की बात कर लेंगे और मुस्लिमों के पोस्टर बॉय बन लेंगे। कैसे होगा बादल देवनाथ जी, जल्दी बोलें। और हाँ, तथ्यों के साथ में डॉक्टर दत्ता का जवाब होना चाहिए। मैं जानता हूँ आप भाजपा को वोट देते हैं, आप भाजपा के लिए आप काम करते हैं, मैं जानता हूँ। नहीं, आप मेरी बात कर रहे हैं, डॉक्टर दत्ता की बात कर रहे हैं? एक मिनट, सुन लीजिए आप नहीं, बादल देवनाथ जी किसकी बात कर रहे हैं आप मेरे घर में रहते हैं क्या? आपका बात करता हूँ। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। आप कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का वोटर हूं, मैं किसका वोटर हूं क्या नहीं है, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, आपके सामने मैं बोलूंगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है, नहीं मेरी बात सुनिए, यहां सर्टिफाई मत कीजिए, जहां पर सर्टिफिकेट की बात होती है ना, वहां पर होता है, वहां होती है कुंठा, वहां पर है ना 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 नहीं 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 नहीं। मैंने बोला कि आप भाजपा का पक्ष लेते हैं। हाँ, प्रियंका टिबलेवाल जी, एक मिनट होल्ड सर, होल्ड। प्रियंका टिबलेवाल जी, आप मुझे सैलरी देती हैं क्या? इतना बड़ा ये जो आरोप लगा रहे हैं, मैं आपके खिलाफ डिफेमेशन फाइल कर सकता हूं बादल देवनाथ जी, याद रखिएगा। प्रियंका टिबलेवाल जी, मैं क्या बीजेपी का नेता हूं क्या? नहीं 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 नहीं, मेरी इंटीग्रिटी, मेरी डिग्निटी पे कोई सवाल नहीं होना चाहिए, मेरी इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। जब जानते हैं बादल देवनाथ जी, दुखती रग पर जब मैं हाथ रखता हूं ना, तो नेता कुंठा का शिकार हो जाता है। मैं जब दुखती रग पे हाथ रखता हूं ना, नेता कुंठा का शिकार होता है। प्रियंका टिबलेवाल जी, होल्ड सर, होल्ड। प्रियंका टिबलेवाल आप आए, मुझे प्रेम जी के पास भी जाना है। एक मिनट होल्ड, प्रियंका जी बोलें। पहले तो मैं देख रही हूँ पिछले 2 डिबेट में ये सीनियर होने का तंगा बजाते हैं, तो इनको मैं कह दूं ये सीनियर सिटीजन जरूर होंगे, मेरे सीनियर नहीं है। मेरी पार्टी में सिर्फ मेरा नेता ही मेरा सीनियर है, टीएमसी वाले मेरे सीनियर नहीं है। हाँ। डिबेट करने आते तो डिबेट करने की हिम्मत रखिए। दूसरी बात ये बादल देवनाथ जी, यहाँ पर बादल देवनाथ जी, आराम से बादल देवनाथ जी, मेरे डिबेट में हिंसा नहीं चलती, शाब्दिक हिंसा की परमिशन नहीं देता बादल देवनाथ जी, मैं शाब्दिक हिंसा की परमिशन नहीं देता हूं। अगर इस तरह से आप अराजक होंगे तो ये ठीक नहीं होगा। पूरा हिंदुस्तान ये देख रहा है कि टीएमसी के सपोर्टर का रुख क्या है, पूरा हिंदुस्तान ये देख रहा है कि टीएमसी के जो सपोर्टर हैं खिसियाए हुए हैं, पूरा हिंदुस्तान ये देख रहा है कि टीएमसी के सपोर्टर इसलिए चीख चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनके पास में तथ्य नहीं है, क्योंकि उनके पास में विचारों का दिवालियापन है। आपकी सिटिंग एमपी के पति आते हैं, वो ऑटो पर कमेंट करके जाते हैं, इसलिए आप लोगों की संस्कृति, तमीज पूरी दुनिया देख रही है कि आप लोगों में कितनी संस्कृति है। आप लोग जाएं, ब्रेकिंग न्यूज। शाब्दिक हिंसा यहीं पर बंद होनी चाहिए, आवाज सारी नीचे की जाए, ब्रेकिंग न्यूज तुरंत ली जाए। पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह पर 2 बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ है। बीजेपी की पश्चिम बंगाल राज्य समिति के एक मेंबर समेत पार्टी के 2 नेताओं पर अलग अलग जगह तृणमूल कांग्रेस के संदिग्ध लोगों ने कथित रूप से हमला किया। आसनसोल में कृष्णेंदु मुखर्जी के घर के समीप ही उनकी कार पर बंदूकधारियों ने गोली चलाई, लेकिन हमलावर गाड़ी का दरवाजा खोलने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से कृष्णेंदु की जान बच गई। मालदा जिले के रतुआ में बीजेपी के स्थानीय नेता हैं, साबिक अली उनका नाम है, गोली चलाई गई, घायल हो गए। अगली ब्रेकिंग, अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने यह हल्ला बोल किया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल की यह खबर है, पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता को घेरने के लिए बीजेपी ने कई बड़ी रणनीति बनाई है, इसे रोकिएगा। रणनीति की बात हम बाद में करेंगे। सुनील चोपड़ा के पास में चलते हैं। अभी सीपीआई के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील चोपड़ा। सुनील जी, जिस लेफ्ट ने 34 साल तक पश्चिम बंगाल में शासन किया, जिस लेफ्ट ने पश्चिम बंगाल को अपनी पहचान बनाई,
जिन वामपंथियों की वजह से कहा यह जाता है कि पश्चिम बंगाल में प्रतीकों की राजनीति शुरू हुई, आज वह हाशिए पर क्यों है? ममता के सामने ठहर नहीं पा रहे, बीजेपी के सामने ठहर नहीं पा रहे, ओवैसी के सामने ठहर नहीं पा रहे, मजबूर होकर के सीताराम येचुरी को यह कहना पड़ा है कि हम 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वोटों को काटने का काम करेंगे। क्या लेफ्ट पश्चिम बंगाल में महज वोट कटवा है? सवाल यह है कि जब देश को खतरा है इस तरह के लोगों से जो कि लगातार लिंचिंग करते आए हैं, जो कि वो ये क्या कहते हैं, लव जिहाद कानून पास करते आए हैं, तो ऐसे लोगों का हम लोग स्पष्ट कह देते हैं कि उनका वोट काटना ही हिंदुस्तान की जनतंत्र के लिए काफी है। ये हम एक प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम शांति फिर से कायम हो। सुनीत जी, फिर कहां है ज्योति बसु वाला लेफ्ट? आपको फिर कहां है बुद्धा बाबू वाला लेफ्ट? फिर कहां है हरकृष्ण सिंह सुरजीत वाला लेफ्ट? अगर आप लोग आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में महज वोट कटवा अपने आप को बना करके रखना चाहते हैं, कहां है आपका अस्तित्व फिर? सवाल है हम वोट कटवा रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम जरूर पश्चिम बंगाल को भाजपा के आतंकवाद से बचाना चाहते हैं। अच्छा, आखिर यही पार्टी है जिसने भोपाल से आतंकवादी को एमपी बनाया। ठीक है, तो क्या है? ठीक है, ठीक है, ये अलग चीज है। हाँ, और नड्डा साहब के जुलूस में वो आदमी भी था जिसने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी थी। हाँ, केस उन पे है। हाँ, वो नड्डा साहब चलिए। की जुलूस में आए। सुनीत जी, आपने जितनी और बातें उन्होंने कही है ड्रामा ना, किया हुआ। उसका प्रियंका जी से मैं जवाब लूंगा, लेकिन प्रेम जी चूंकि अभी तक डिबेट में आए नहीं हैं, मैं उनके लिए भी डिबेट को ओपन करना चाहता हूं। प्रेम जी, अभी तक जितने भी पैनलिस्ट ने बात की है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में 4 महीने के बाद जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में किसानों की बात नहीं होगी, गरीबों की बात नहीं होगी, इंडस्ट्री की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी, रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं होगी, बिजली सड़क पानी की बात नहीं होगी। बात होगी तो सिर्फ धर्म की बात होगी, तो मुसलमान की बात होगी, सीए की बात होगी, एनआरसी की, और इसके अलावा और कोई बात नहीं होने वाली है। क्या संकेत साफ हैं? जी राशिद जी, बिल्कुल आपकी आशंका सही है, और देश के दूसरे विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हो जाता है। बात शुरुआत तो होती है विकास से, लेकिन पहुंच जाती है इन्हीं सब विषयों पर। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो शुरुआत भी विकास से की बात से नहीं हुई है। ये आपकी चिंता बहुत जेन्युइन है, और जो अभी टीएमसी और सीपीएम के प्रवक्ताओं ने जो अपनी बात रखी है, उसमें भी ये बात झलक कर नहीं आ रही है, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। मैं कुछ एक बातें, बेसिक बातें कहना चाहता हूँ जो शायद उनको हेल्प करे ये समझने में, ये जो हालात है पॉलिटिकल। देखिए, जिस पुरहरे की बात हो रही है, जो सिद्दीकी साहब हैं, उनकी जितनी उम्र है उससे अधिक समय से ममता बनर्जी राजनीति में हैं। करेक्ट, करेक्ट। जो आपने सीटों की गिनती गिनाई कि 100 के लगभग सीटों पर मुसलमानों का प्रभाव है, अरे 290 में से ममता बनर्जी के पास 200 से ज्यादा सीटें हैं। कहने का मतलब यह है कि ममता बनर्जी न सिर्फ मुसलमानों की बदौलत सत्ता में नहीं है, और न ही मुस्लिम के कारण वो राजनीति में पली है, बड़ी है या बड़ी हुई है। ठीक है, ये राजनीति में उनकी पकड़ हिंदुओं के भी समर्थन से है और मुसलमानों के भी समर्थन से है। लेकिन ये जो राजनीति हमें पश्चिम बंगाल में दिख रही है, जो ताजा तरीन राजनीति, उस असदुद्दीन ओवैसी की पहुंच, असदुद्दीन ओवैसी ने सिद्दीकी जी का नेतृत्व स्वीकार किया है। सिद्दीकी जी ने नहीं कहा है कि हम असदुद्दीन ओवैसी के पीछे चलेंगे। ठीक बात, ये मार्के की बात है। और सिद्दीकी धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति से किसी की तक कोई भी पहुंच सकता है। तो ये जो सियासत है, इसमें जो परसेप्शन देने की कोशिश हो रही है, सिद्दीकी मिल गए
मिल गए ओवैसी जी तो ठीक पूरे है, मुसलमान ओवैसी के हो गए। ये परसेप्शन गलत है और इस परसेप्शन के खिलाफ बोला। प्रेम जी, आपने इतनी अच्छी बातें कही है ना, मेरा भी ऐसा मानना है, धर्म कोई भी हो, ठेकेदार किसी को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे ही धर्मगुरु ठेकेदार बनने लगते हैं ना, वहीं पर चीजें भ्रमजाल और मायाजाल में फंस करके रहती हैं और तभी समुदाय का कोई भी ठीक तरह का फैसला कर नहीं पाता। लेकिन प्रियंका जी भी थोड़ी देर पहले सुनीत चोपड़ा सीपीआई के बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे। उनका यह कहना था पश्चिम बंगाल में बीजेपी का आतंकवाद चलने नहीं देंगे। उनका यह कहना था कि एक आतंकवादी को एमपी में आप लोगों ने सांसद बना दिया। उनका यह कहना था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की अराजकता नहीं चलने देंगे, गैर लोकतांत्रिक सरकार नहीं बनने देंगे। जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो मैं सुनीत जी को विद ड्यू रेस्पेक्ट कहती हूँ कि पित पिता पे घोड़ा आधा नहीं तो थोड़ा। ये टीएमसी ने सीखा किससे है? ये रक्त चरित्र तो आपसे ही सीखा है। 34 साल आप लोगों ने जो किया, जाते जाते उनको यही सिखाया है, खून की राजनीति। अब दूसरी बात ये कहती हूँ कि आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एमपी खूनी है, ये है, छत्रधर महातो कौन है? ये नाम तो आपको याद होगा। जी जी जी, मैं आपको बताती हूँ, 11 साल जेल काट करके ये बाहर आए थे, सीपीएम करते थे, और अब कहाँ हैं? अब ये टीएमसी में हैं। तो देखिए सीपीएम का चरित्र देखिए, ठीक, पहले जाते हैं जेल, फिर आते हैं, फिर करते हैं टीएमसी। तो ऐसे लोगों को बंगाल की जनता ने नकारा है, बंगाल नहीं इनको रहने देगा। अच्छा। दूसरी जो भाई साहब मेरे से पहले कह रहे थे, मैं उनका नाम याद नहीं है मुझे, इसलिए कहती हूँ कि उन्होंने कहा धर्मगुरु की बात की। तो धर्मगुरु की बात करते हुए मैं आपसे कहती हूँ, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो या मुसलमान धर्मगुरु हो, धर्मगुरु का काम है रास्ता दिखलाना, धर्म की और लोगों को आकर्षित करना, उनको बढ़ाना। धर्मगुरु का काम ये नहीं है कि राजनीति में अपना समर्थन देना। नहीं, मैं तो सीधे और प्रियंका जी ऐसे लोगों को ठेकेदार कहता हूँ। मैं तो ऐसे लोगों को ये कहता हूँ ना कि इन लोगों ने दुकान खोल करके रखी हुई है। बादल देवनाथ जी, अब आपका वक्त आ गया है, आप खुल करके बोलिएगा, लेकिन मेरा सवाल सुनिएगा आप। वो ममता बनर्जी जिन्होंने जेपी की कार पर चढ़ करके अपना विरोध एक वक्त में दर्ज कराया था, तो ये कहा जाने लगा था कि क्या जबरदस्त जमीन की पॉलिटिशियन है। वो ममता बनर्जी जब सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहन करके चलती थी, कहा जाता था खालिस लोगों की बात करने वाली पॉलिटिशियन है। वो ममता बनर्जी जब उठा करके उन्होंने विरोध स्वरूप शॉल संसद के अंदर फेंकी थी, तो यह कहा गया था कि पश्चिम बंगाल की बेटी है। वो ममता बनर्जी जिन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम में आंदोलन किया, सभी ने वाहवाह की, लेकिन उन्हें छोड़ करके क्यों चले गए शुवेंदु अधिकारी, बनश्री माइती, अशोक डिंडा, सुनील मंडल, तापसी मंडल, सुदीप मुखर्जी, विश्वजीत कुंडू, सकैत पांजा, शीलभद्र दत्ता, दीपाली बिस्वास, मुकुल रॉय, ऐसे लोग क्यों छोड़ करके चले गए? कुछ तो कमी रही होगी ना, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मैं टाइम लूंगा, आप खुद की सवाल का जवाब दे दीजिएगा। और हाँ, मैं एक ही लाइन में बताऊंगा, जिस इलाके में भाजपा का वोट परसेंट ज्यादा हो गया, वो लोग सोच रहे हैं वहां पर वो लोग में उम्मीदवार होंगे तो नहीं पाएंगे। ऐसे कुछ लोग हैं जो भाजपा में जा रहे हैं। और मुकुल राय, सुब्रत उदयगिरी जैसे लोग, जो लोग 2019 में भी टीएमसी के खिलाफ अंदर से काम किया है, हाँ। ये लोग सब जानते हैं। ममता बनर्जी जिन लोगों को पसंद नहीं करते, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता वो बंगाल में दूसरा कुछ काम किया है। मैं टीवी में नहीं बोल सकता, पूरा देश देख रहा है। और ऐसा कुछ काम तो वो लोग यहाँ पर टीएमसी छोड़ के भाजपा में चला गया। अब तीसरा बात सर, आपको मैं बोल रहा हूँ, आप कहाँ करना चाहते हैं, जहां पर चाहिए आपका प्रोग्राम में मुझे कभी भी मत बुलाइएगा। मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना हूँ, मेरा विनोदन है, मैं के पुजारी हूँ, सेवा करता हूँ। आपका प्रोग्राम में कभी मत मुझे बुलाइएगा। दूसरा, बहुत सारे लीडर है, वो लोग आपका प्रोग्राम में अटेंड करेगा, मुझे मत बुलाइए। और आपको जहां जाना है बादल देवनाथ जी, और मैं आप मेरे गेस्ट हैं, सविनय निवेदन 133 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने कर रहा हूं। मैं आपको बुलाऊंगा 100 बार बुलाऊंगा। नहीं आना, नहीं आना, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर आपको तीखे सवाल पसंद नहीं है तो आपका ये लोकतांत्रिक अधिकार है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। और आप मेरे लिए सम्मानित हैं, लेकिन हाँ, मुझे सर्टिफाई मत कीजिएगा, मुझे बीजेपी का प्रवक्ता मत बोलिएगा। बस किसी को मैं अपमान नहीं करता। और महिला के बच्चे मेरा घर कहते सब मुझे कहते हैं, और मैं किसी महिला कोई मुझे अपमान करे, मैं ये अच्छा लगता है। और मैं आपका हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इंडिया न्यूज का सब करूंगा। इनका दिमाग पढ़िए, सोच पढ़िए। एक महिला इनको राजनीति में अपोज कर रही है तो इनको तकलीफ हो रही है, तो मत आया करिए डिबेट पर, मत आया करिए। अगर एक महिला आपको अपोज कर रही है तो आपको
बादल जी भी आएंगे और प्रियंका जी भी आएंगी, ऐसा मत बोलिए ना, ऐसा मत बोलिए। बादल देवनाथ जी भी आएंगे और प्रियंका जी भी आएंगी, टीएमसी के नेता भी आएंगे। और अगर टीएमसी के नेता नहीं आते हैं तो हम तो यही मानेंगे ना, हम तो यही मानेंगे कि तीखे सवाल आप लोगों को पसंद शायद नहीं है, शायद तीखे सवाल पसंद नहीं है। मैं तो बार बार इन्वाइट करता रहूंगा, बार बार आपको बुलाता रहूंगा, हाथ जोड़ करके बुलाता रहूंगा। मैं तो ममता बनर्जी को भी बुलाऊंगा, मैं तो अभिषेक को भी बुलाऊंगा। मैं तो चाहूंगा टीएमसी के जितने बड़े नेता हैं आए और आकर के इंटरव्यू दें। हाँ, नो हार्ड फीलिंग्स, नो हार्श फीलिंग्स। टीएमसी का चरित्र कि एक औरत बोल रही है तो उनको अपोज करने पर इनको डिफिकल्टी हो रही है। अरे आप बात का जवाब बात से दीजिए। मैंने बादल देवनाथ जी ने अपना फ्रेम जो है अपने चेहरे की बजाय कहीं और कर दिया है। ये बादल देवनाथ जी ने, हाँ, बादल देवनाथ जी शायद तीखे सवाल नहीं सुन पाए। बादल देवनाथ जी सर्टिफाई तो कर रहे थे, लेकिन टीएमसी के नेता ने अभी फिलहाल के लिए डिबेट से अपना नाता तोड़ा है। क्या इसका मतलब हम ये समझें कि उन्हें तीखे सवाल पसंद नहीं है? क्या हम इसका मतलब ये समझें कि सीधे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते? क्या हम ये समझें कि सहूलियत के सवाल का ही सामना सिर्फ बादल देवनाथ जी करना चाहते हैं? प्रियंका जी आप बोल सकती हैं, उसके बाद मुझे हेडलाइंस की तरफ बढ़ना है। देखिए, इनसे जो ये अभी जो इन्होंने किया उससे इनका दिमाग, इनकी संस्कृति, इनकी सोच पता चलती है। हाँ। इन्होंने अभी क्या कहा कि एक औरत से मुझे अपोज मत कराइए। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। 49% वोटर्स औरत है पश्चिम बंगाल में और आप कहते हैं एक औरत से मुझे अपोज मत कराइए। जहां लोकसभा में औरत का बराबरी का बिल ये पास होने के लिए रखा हुआ है, वहां आप कहते हैं औरत से मुझे अपोज मत कराइए। और सबसे बड़ी बात है, एक औरत मुख्यमंत्री है आपकी पार्टी की। ठीक है, एक काम करते हैं, बाकी मैं डॉक्टर एस के दत्ता के पास, सुनीत जी के पास में और प्रेम कुमार जी के पास में जाता हूं। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता को घेरने के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई है। प्रतीकों के जरिए ममता को घेरेगी बीजेपी। 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती मनाएगी बीजेपी। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाएगी बीजेपी। 23 जनवरी को ही पीएम खुद जाएंगे बंगाल। प्रतीकों की राजनीति में कौन बड़ा है कौन छोटा, मेरे ख्याल से प्रेम कुमार जी बताएंगे। प्रेम जी, पश्चिम बंगाल में प्रतीकों की राजनीति चलती है। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम की राजनीति चलती है, विवेकानंद के नाम की चलती है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम की चलती है, खुदीराम बोस के नाम की चलती है। ये हमने पिछले एक साल में एक नहीं बल्कि कई बार देखा है। प्रतीकों की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी आगे निकलने की कोशिश कर रही है, इसका कितना फायदा उसे पहुंचेगा? देखिए राशिद जी, प्रतीक की राजनीति हिंदुस्तान की राजनीति का यथार्थ है। हाँ, और हर कोई बात जो की जाती है प्रतीक के हिसाब से ही की जाती है। बंगाल की राजनीति में ये खास तौर पर इसलिए महत्व है कि मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कम्युनिस्ट पार्टी जब यहाँ सत्ता में हुआ करती थी, तब भी वो पूजा पंडाल में जाकर के प्रतीक की राजनीति किया करती थी। ये विरोधाभास है। कम्युनिस्ट नास्तिक होते हैं, ईश्वर के प्रति आस्तिक वो लोग कम होते हैं, इसके बावजूद वो बंगाल में जाया करते थे। इसी तरीके से आज भी जो हम लोग बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जी का फरहरे शरीफ के पास जाना, तो ये भी प्रतीकात्मक बात ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके जाने मात्र से राजनीति बदल जाएगी, लेकिन हम एक परसेप्शन की बात कर रहे हैं। तो ये प्रतीक की राजनीति का महत्व है। पर मैं एक बात आपसे इस प्रश्न से हट कर कहना चाहता हूं कि अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, बीजेपी की प्रवक्ता जी ने बहुत अच्छे तरीके से डिबेट किया और उस डिबेट के प्रभाव में आकर के तृणमूल कांग्रेस के नेता ने जो प्रतिक्रिया दी, वो देखिए निश्चित रूप से ये निंदनीय है कि एक महिला और पुरुष का सवाल कहाँ आता है। राजनीति में तो बराबरी की बात हो रही है, महिला पुरुष को चुनौती दे, ये तो और भी अच्छी बात है, वेलकम होना चाहिए। क्या ममता बनर्जी जब नड्डा फड्डा चड्डा बोलती हैं तो क्या नड्डा जी का अपमान नहीं होता है? तब भी होता है। तो क्या नड्डा जी को देश छोड़ देना चाहिए? आगे बात करेंगे। मैं प्रेम जी आपकी बात को लेकर के आगे जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बार डॉक्टर एस के दत्ता के पास में जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर एस के दत्ता, अब मुझे ये बताएं कि पश्चिम बंगाल की लड़ाई आप असल में वर्सेस में किन किन के बीच में देखते हैं? क्या आप टीएमसी बनाम बीजेपी देखते हैं या ये त्रिकोणीय लड़ाई है, टीएमसी बनाम बीजेपी बनाम ओवैसी? कहीं ना कहीं पे राशिद भाई, ये लड़ाई त्रिकोणीय भी नहीं है, ये चतुष्कोणीय है पश्चिम बंगाल में लड़ाई आज के डेट में। पर ये बात कहने से पहले दो महत्वपूर्ण बात कहना बहुत आवश्यक है। और फिर मैं राशिद भाई, मैं आपका बात का बहुत स्वागत करता हूं कि आपने मुझे काफी सालों से जानते हैं और आप जानते हैं कि मैं तथ्यों के आधार पे सारी बातें रखता हूं। 2-3 और तथ्य दे रहा हूं यहाँ पे। पर उससे पहले जो टीएमसी के प्रवक्ता ने जो किया है वो बहुत ही निंदनीय है और घातक है।
बिल्कुल ऐसा ही चीज परसों आप ही की शाम के चैनल के डिबेट पे सोमनाथ रॉय जब मेरे डेटा से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, वो पर्सनल गाली गलौज पे उतर आए थे। और आज जब तथ्यों के आधार पे बात नहीं कर पाए तो उठ के चले गए। और एक महिला प्रवक्ता के साथ अगर बात नहीं कर सकते तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी कुछ नहीं हो सकता है तृणमूल कांग्रेस के लिए। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे कि सुनीत चोपड़ा जी बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी बातें कर रहे थे। दो उदाहरण देता हूं। नेशनल क्राइम इंडेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 2015-2016 का डेटा में दे रहा हूं। इसके मुताबिक आपके बंगाल में 33 इयर्स ऑफ लेफ्ट फ्रंट की जो रूल रही है, लगभग 55,000 लोगों का जो राजनीतिक विरोधी थे उन लोगों का कत्लेआम वाम फ्रंट के सरकार में हुई है। Oh my God. कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए? आप दूसरे पार्टी के जो चुने हुए व्यक्ति है उनको तो आप आतंकवादी कह देते हो। 55,000 अगर मास किलिंग बंगाल में हुआ है तो आप क्या हो? आप तो आतंकवादी से भी ज्यादा, आपकी संस्था ज्यादा खतरनाक है। कहीं ना कहीं पे एथनिक क्लेंजिंग आप लोगों ने करवाया है। डॉक्टर दत्ता आप यहीं पर रुकिए। और मैंने कहा ना कि डॉक्टर दत्ता बिना फैक्ट्स की बात नहीं करते, बिना स्टडीज की बात नहीं करते। सुनीत चोपड़ा जी आपको जवाब देना चाहिए। पश्चिम बंगाल के रक्त चरित्र में अगर जमीन किसी ने तैयार की है नरसंहार की तो लेफ्ट फ्रंट ने तैयार की है। और 34 साल के शासन में 55,000 लोगों का नरसंहार हुआ है। ये स्टडी डॉक्टर दत्ता बोल रहे हैं। सुनीत चोपड़ा आप जवाब दें। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप स्टडी करेंगे, मुझे मालूम है क्योंकि लेफ्ट फ्रंट के आने से पहले मेरे अंकल वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे और वो क्यों छोड़ के गए? वो इसलिए छोड़ के गए कि सिद्धार्थ शंकर रे ने उस वक्त कहा था कि आप हमें ब्लैंक वारंट्स दे दो। और उसके बाद हमने धर्मवीरा की सरकार देखी जहां पर ये सारे अत्याचार हुए हैं। सो आप इतनी आसानी से लेफ्ट पर ये मत डालिए कि वो रिजाइन करके चले गए। उस पे नहीं जा रहा हूँ। मैंने बाकायदा 2 डॉक्टर दत्ता एक बात सुन लेते हैं। डॉक्टर दत्ता मैंने डॉक्टर दत्ता एक बार सुनीत चोपड़ा को पूरी तरीके से सुन लेते हैं। एक बार हाँ ठीक है। डॉक्टर दत्ता एक बार सुन लेते हैं। और सुनीत चोपड़ा जी आपको तो याद ही होगा, नरसंहार की वजह से ममता बनर्जी ने जब मां माटी मानुष का नारा दिया तो एक और बात बोली थी बंगाली भाषा में, हाथे बॉम्ब मुखेर प्रेम एर नाम सीपीएम। इसी के साथ में सत्ता में आई थी ममता बनर्जी। सुनीत जी अपनी बात आगे बढ़ाएं आप। देखिए, मेरा ये कहना है, नारे कोई भी हो, नारे कोई भी हो, मुख्य चीज हमारे सामने ये है कि आज जैसे हमने कोई हालात नहीं देखे जहां पर गवर्नमेंट एजेंसीज का इस्तेमाल करके आप पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी पार्टी से हटा के बीजेपी में ला रहे हैं। ये सब जानते हैं। They use CBI, they use all these bodies, they use enforcement directorate. कौन कहता है they don't use it? They use it everywhere. जी सुनीत चोपड़ा जो बोल रहे हैं उनका कहना यह है कि फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधे तौर पर आप लोग वार करते हैं, संघीय ढांचे पर आप लोग हमला करते हैं। उनका यह भी कहना है कि बीजेपी के हाथ में जितनी भी जांच एजेंसीज हैं उन्हीं का फायदा उठा करके जो टीएमसी के नेता हैं उन्हें आप भारतीय जनता पार्टी के मेंबरशिप दे रही हैं। और दूसरी एक और बात बताइएगा प्रियंका जी, हालांकि हम भी निंदा करते हैं कि अगर महिला का नाम लेकर के बादल देवनाथ ये डिबेट छोड़ करके गए हैं, इसकी मैं भी निंदा करता हूं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर प्रियंका जी आप क्या कहेंगी? जहां पर ममता बनर्जी एक जगह सब्जी बना रही है पब्लिकली, वहां पर कैलाश विजयवर्गीय ने यह कह दिया है कि एक महिला को इस बात का अंदाजा हो गया है कि चुनाव के बाद उनका भविष्य क्या होने वाला है और उसी की प्रैक्टिस पहले से ही करने लगी हैं। यहां पर महिला की इज्जत कहां चली गई प्रियंका जी? मैं अभी दोनों बातों का जवाब दूंगी। पहले सुनीत जी की बात का जवाब दे देती हूँ कि सुनीत जी ने अभी कहा कि उन्होंने ऐसा कहीं नहीं देखा है कि एजेंसीज का इस्तेमाल हो। सर मैं आपको बताती हूँ, शायद मुझे याद नहीं हो क्योंकि मैं छोटी रही थी उस समय।
आपको याद होगा इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस का जब राज्य था यहाँ पर, तब कांग्रेस ने किस तरह से इमरजेंसी लगा करके लोगों को, नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को जेलों में भेजा था, जेलों में भरा था। तो इसलिए मत कहिए कि आपने कभी ये देखा नहीं है। और अभी जो आप आरोप लगा रहे हैं उनको सिद्ध करके दिखाइए ना। दूसरी बात, जो आपने कैलाश विजयवर्गीय जी की बात की, तो बात को तोड़ मरोड़ करके गलत आप पेश कर रहे हैं। कैलाश जी ने कभी ये नहीं कहा कि औरत का काम है खाना बनाना या रोटी बनाना। पहली बात तो मैं आपको ये बताती हूँ कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। मैं अपने घर में खाना बनाती हूँ, मैं अपने घर में रहती हूँ, तो वो छोटा काम नहीं है। उन्होंने ये कहा कि उस कुर्सी पर अब बैठ करके वेस्ट बंगाल को चलाना शायद उनके बस की बात नहीं है, और शायद वो जो अभी कर रही हैं वो बेहतर कर पाएंगी। ठीक है, तो उनके कहने का अर्थ ये था। मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ब्रेकिंग न्यूज मुझे लेनी चाहिए, और ब्रेकिंग न्यूज के अलावा इन्फोग्राफिक हमारे 3 बचे हुए हैं, वो भी दिखाना बहुत जरूरी है। पहली ब्रेकिंग न्यूज अभी की, बंगाल की राजनीति में कांग्रेस ने नया प्लान बनाया है। लेफ्ट के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत हो सकती है। कांग्रेस 5 मेंबर्स की कमेटी का ऐलान कभी भी कर सकती है। बंगाल में इसी महीने रैली कर सकते हैं राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से हमें यह भी खबर मिली है, टीएमसी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस बड़ी रणनीति बना रही है लेफ्ट के साथ मिलकर के, यानी राहुल गांधी की कोई भी बड़ी रैली जनवरी में हो सकती है। कहा यह जा रहा है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद कभी भी कांग्रेस की बड़ी रैली पश्चिम बंगाल में होगी। अगली बड़ी खबर, बैक टू बैक चलाएं। ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ की मौत के केस में एफिडेविट फाइल किया है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग पर ममता सरकार ने जवाब दिया है। विपक्ष की दुश्मन नहीं है सरकारी मशीनरी, यह बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया है। एक और बड़ी खबर, बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार से सवाल कर दिए हैं, बंगाल में क्यों नहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता। ममता सरकार को जवाब देना चाहिए, क्या बिना किसी परेशानी के कारोबार करने की मंजूरी मिलेगी। लेकिन इन सभी खबरों के बीच कोई है जो पश्चिम बंगाल की जमीन से ही ऑल इंडिया प्लान अपने लिए बना रहा है। ये किरदार है असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी का ऑल इंडिया प्लान, और ऑल इंडिया प्लान की वजह से जो क्षत्रिय क्षत्रप हैं उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, अब आप देखें। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हर राज्य में अपनी पार्टी का विस्तार करने में लगे हैं। उनकी नजर है मुस्लिम दलित वोटर्स पर। महाराष्ट्र बिहार के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, बंगाल में फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी को अपने साथ में ले लिया, यूपी में ओम प्रकाश राजभर को साथ लेने की कोशिश है, गुजरात में बीटीपी के साथ चुनावी समझौता कर लिया है, महाराष्ट्र में एआईएमआईएम वंचित बहुजन अघाड़ी का हिस्सा है, हैदराबाद नगर निगम में एआईएमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और 2020 में बिहार में एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते। अब ओवैसी ने ऐलान कर दिया है हर राज्य में हम चुनाव लड़ेंगे। अगला इन्फोग्राफिक, ममता बनर्जी के अब्बास सिद्दीकी आखिरकार आज की तारीख में ओवैसी के लिए इतने उनके फैन क्यों हो गए हैं। ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने में अब्बास की बड़ी भूमिका है। सिंगूर नंदीग्राम आंदोलन में अब्बास सिद्दीकी की बड़ी भूमिका है। लेफ्ट सरकार के दौरान ममता ने सिंगूर नंदीग्राम आंदोलन किए। लंबे वक्त से सिद्दीकी ममता बनर्जी के करीबियों में से एक रहे हैं। कुछ महीनों से अब्बास ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सिद्दीकी ने ममता सरकार पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाया, और बंगाल की करीब 100 सीटों पर फुरफुरा शरीफ दरगाह का प्रभाव है। प्रेम कुमार जी, 1998 में जब ममता बनर्जी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, तब से लेकर के अब तक सियासी उदय हुआ, ये उदय अस्त होने की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी का साथ अपनों ने छोड़ा, ममता बनर्जी के साथ अब्बास सिद्दीकी जैसे लोगों ने छोड़ा। ऐसा क्या है कि सिंगूर नंदीग्राम आंदोलन की वो जो गर्मी थी, या यूं कहें वो जो तपिश थी, वो अब ठंडी पड़ती नजर आ रही है लगभग 1 दशक के अंदर ही। देखिए राशिद जी, न तो ये बात सही है कि अब्बास सिद्दीकी ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा या साथ थे। सिद्दीकी कोई धार्मिक व्यक्ति, उनका साथ छोड़ना या साथ रहने की बात नहीं है। दूसरी बात, आप जो सिंगूर आंदोलन से बातों को रख रहे हैं, तो सिंगूर आंदोलन एक पॉलिटिकल आंदोलन था, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या लेफ्ट की जो सोच है, जो प्रो आंदोलनकारी जो सोच है, वो खुद जब प्रो आंदोलन के खिलाफ खड़ी हो गई तो पूरी जनता ने ममता बनर्जी का साथ दिया और प्रो आंदोलन के पक्ष में उनको साथ दिया। तो ये भी कोई धार्मिक नहीं है कि कोई धार्मिक समूह ने समर्थन कर दिया और ममता बनर्जी का आंदोलन सफल हो गया। ये मजदूरों का समर्थन था, जो कि लेफ्ट से हट करके टीएमसी के पास इसलिए गया कि लेफ्ट ने अपनी ही विचारधारा, आंदोलन करने की विचारधारा को त्यागने का काम किया था, इसलिए टीएमसी के पास में नाराज होकर लोग गए थे। ये पॉलिटिकल सवाल है।
और आज भी ऐसा नहीं हुआ कि ममता बनर्जी की जमीन खिसक गई है। ये हवा तो पिछले चुनाव में भी हुआ था, 2014 के बाद हुआ पश्चिम बंगाल में चुनाव और ममता बनर्जी भारी बहुमत से जीत के आई। अब दिल्ली में भी ये हवा फैलाई गई कि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल तगड़े बहुमत से जीत के आए, बीजेपी का कुछ नहीं कर सकी। पिछले 13 चुनाव में 11 में बीजेपी की हार हुई है। तो ये परसेप्शन नहीं है कि प्रेम जी, अब मैं आपको ग्राफिकल इनपुट के जरिए दिखाता हूं मैंने क्यों कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जमीन खिसक गई है। मैंने क्यों ये कहा, एक जमाने में जिस ममता बनर्जी ने सोमनाथ चैटर्जी जैसे दिग्गज कद्दावर को हराया था, आज पश्चिम बंगाल में उनके लिए वोटों की लड़ाई बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। ये जानने के लिए अब आपको पिछले लगभग 6 साल में पश्चिम बंगाल की सियासत ने कितनी करवट बदली है ये आपको दिखाते हैं। आधा दशक पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211 सीटें मिली, लेफ्ट को 33, कांग्रेस को 44 और बीजेपी को मिली मात्र 3 सीटें। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर रहा 43.3%, लेकिन इसी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 40.3% रहा। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सीटें मिली 18, 3 विधानसभा चुनाव में मिली थी, लोकसभा में मिली 18। बीजेपी को कुल जो वोट मिले 2,30,28,343 वोट मिले। 2019 में ही टीएमसी को 2,47,56,985 वोट मिले। क्या यह आंकड़ा डॉक्टर दत्ता ये बताता नहीं कि वाकई में जमीन खिसक गई है पश्चिम बंगाल में ममता की? बेशक कहीं ना कहीं तो जमीन खिसक गई है ममता दीदी की, और उसके पीछे मैंने कहा कि तथ्य हैं और बहुत सारे आधार हैं। हाँ। आप जिस तरह से माँ माटी मानुष की नारा लेके आप आए थे और उसके बाद जिस हिसाब से बर्बरतापूर्ण आपके सरकार के दौरान कत्लेआम मचा है बंगाल में, गवर्नेंस के नाम पे मिस गवर्नेंस के सिवा कुछ नहीं है, टोलाबाजी, कटकट मानी और ये सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं पे और उसके साथ साथ जो एक एपीसमेंट पॉलिसी आपने चलाया है, तो सारे चीजों के चलते ये सारी चीजें हुआ है और उसके लिए आप खुद ही दोषी हैं इन सब। सुनील चोपड़ा जी, क्विक, क्या पश्चिम बंगाल में राशिद भाई मुझे और अच्छा बोल लें अपनी बात पूरी कर लें। हाँ प्लीज बोलें। यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे ये भी आती है कि प्रेम जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि नंदीग्राम और छिंगुर में क्या हुआ था। मैं उनके बात से आंशिक रूप से सहमत हूँ कि हाँ, मजदूर जब छिटक गए थे वामफ्रंट से तो कहीं ना कहीं पे ममता बनर्जी का एक उफाम आया था बंगाल के राजनीति में और वो वैक्यूम उन्होंने फुलफिल किया। पर आज के डेट में वही वैक्यूम दोबारा तैयार हुआ है और 2019 से ये वैक्यूम तैयार हो रहा है और लोगों को आप एक सक्षम विकल्प भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आप एक्सोडस वहां पे हो रहा है। ममता दीदी आज के डेट में बाहरी और भीतरी के बारे में बात करती है, मतलब औरा और आमरा। अरे ममता दीदी ये अब जरा बता दीजिए ना कि प्रशांत किशोर जिनको आप लेके आए हैं वो कहाँ के हैं? आप अगर मैं आउटसाइडर इनसाइडर की डिबेट को अगर मैं मान लूं तो प्रशांत किशोर क्या कि उसके आपके परिभाषा के हिसाब से फिर आउटसाइडर नहीं है। रोहिंग्यास जो वहां से आ रहे हैं और आपके वोट बैंक बन गए हैं वो तो उस पार के हैं, वो तो और भी बाहरी है, तो इसका भी तो जवाब देना होगा ना। ये सब झूठ है। भाईपो की सुनील चोपड़ा बोलेंगे। सुनील चोपड़ा, डॉक्टर दत्ता आपको जवाब देना चाहते हैं। सुनील चोपड़ा रिबर्ट करना चाहते हैं। सुनील जी बोलेंगे। हाँ, मेरा ये कहना है, डॉक्टर दत्ता एक बात सुन लें। इतने हैं नहीं। डॉक्टर दत्ता एक बात सुन लें। डॉक्टर दत्ता एक बात सुन लें। डॉक्टर दत्ता रोहिंग्या की कहानी इन लोगों ने बना के रखी है और ये कहानी जो इन्होंने बना के रखी है ये कहानी चलेगी नहीं, ये चलेगी नहीं। और आपने जितने अपराधी को बीजेपी में ले लिया है और लीडर बना दिया है वो जनता को दिख रहा है और जनता वोट नहीं देगी। ठीक है। लेके रखा है अपराधियों। प्रियंका जी
अब बात यह हो गई है बाहरी बनाम बंगाली, अपराधी है। बाहरी बनाम बंगाली की बात आपको बार बार मालूम है। ममता बनर्जी कर रही हैं। हालांकि हमारा ये मानना है कि देश संघीय ढांचे के आधार पर चलता है और कोई भी किसी राज्य में जा सकता है, कोई भी किसी राज्य में जाकर के अपना चुनावी कैंपेन कर सकता है। लेकिन अब देश ये जानना चाहता है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का चेहरा फिर होगा कौन। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सरजमी पर जाकर के ये बोला था, चेहरा कोई भी हो वो बंगाली होगा। क्या वो सौरभ गांगुली होंगे, क्या वो शुभेंदु अधिकारी होंगे, या कोई और होगा? देखिए, मैं पहले भी ये बात कई बार कह चुकी हूँ और आज फिर कहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां हमने इलेक्शन लड़ा और चेहरा तब किसी का भी नहीं था, बाद में मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी अभी जो ये फिर से सुनील चोपड़ा साहब कह रहे थे कि यहाँ पे खून नहीं चलेगा। सर, आपके सीपीएम के जो लीडर थे उन्होंने जितनी माओइज्म यहाँ फैलाई है, आधे से ज्यादा जेल गए और अब वो टीएमसी के नेता हैं। तो पहले तो आप घर संभालिए। ठीक है, क्रिमिनल्स की जो आप बात कर रहे हैं, पहले तो आप घर संभालिए। जेल 11-11 साल खर्च करके आए और आज टीएमसी कर रहे हैं आकर के। दूसरी बात, जो दत्ता सर ने अभी कहा, बिल्कुल सही कहा, 100% समर्थन करती हूँ मैं उनकी बात का कि ये जो चेंज है, अधिकारी परिवार बीजेपी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं को बीजेपी सबसे ज्यादा बर्बाद कर दिया यहाँ पर पश्चिम बंगाल को। अधिकारी और उनका परिवार जो को किया जा रहा था, बीजेपी सबसे उसको ज्यादा और ज्यादा किया अटैक TMC करती ने। थी तो आप उम्मीद बांधेंगे तो करप्शन के किससे लिए। बांधेंगे? आज वो इसलिए बीजेपी के नेता प्रियंका हैं। जी, 34 साल ये जिसने भी गंगा पश्चिम स्नान बंगाल के साथ करके में जो जो आप भी कर किया रहे उसकी हो, सजा पश्चिम बंगाल ये की बुरा जनता हाल ने दी है। और यही एक वजह है कि पश्चिम बंगाल में आज की तारीख में लेफ्ट हाशिए पर है। सीताराम येचुरी को ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेंगे और जहां पर भी बीजेपी का वोट काटना होगा वहीं पर हम आगे आकर के काम करेंगे। सुनील जी, प्रियंका जी, डॉक्टर एसके दत्ता, प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बादल देवनाथ जी, धन्यवाद आपका भी। हालांकि एक महिला अगर मेरे पैनल में है तो दोबारा से कम टीएमसी के नेता की तरफ से ये ना कहा जाए कि महिला अगर अपोज करेगी तो मैं डिबेट में नहीं बैठूंगा। मैं एक बार नहीं, मैं 100 बार महिला को बिठाऊंगा, लेकिन आपको भी मैं 200 बार इन्वाइट करूंगा। लेकिन कम से कम इस बात ऐसा ना बोलें, क्योंकि ममता बनर्जी एक महिला होने के नाते 10 साल तक उन्होंने पश्चिम बंगाल में राज किया है, केंद्र में मंत्री भी रही हैं। महिला को लेकर के सम्मान की नजर अगर रखेंगे तो ये राजनीतिक शिष्टाचार की श्रेणी में भी रहेगा। लेकिन हाँ, बंगाल में 4 महीने के बाद में चुनाव है, चुनाव से पहले का ये तनाव है, राजनीतिक हिंसा भी है, प्रतीकों की राजनीति भी है, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, लड़ाई त्रिकोणीय नहीं बल्कि चतुष्कोणीय हो गई है। लेकिन इसमें लकीर कौन बड़ी करता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। कौन लकीर का फकीर बन करके रहता है, ये उससे भी बड़ा सवाल है। और क्या ममता बनर्जी की जमीन वाकई में खिसक गई है, और क्या बीजेपी का प्लान 200 कामयाब होगा पश्चिम बंगाल में, ये आने वाले वक्त में इंडिया न्यूज आपको बताता रहेगा। पश्चिम बंगाल पर बनी बड़ी चुनावी डिबेट, बड़ी चुनावी कवरेज, इंडिया